हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करूंगा आपसे फीमेल साइंटिस्ट जेनिफर डोडना के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डिस्कवरी इन्होंने की है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फ्यूचर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और इनकी लाइफ से हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि एक साइंटिस्ट के बनने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या सिर्फ टैलेंट इंपॉर्टेंट होता है, ये और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। अब जेनिफर डोडना कौन है? जेनिफर डोडना एक साइंटिस्ट है। 2020 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब इनको नोबेल प्राइज़ मिला क्यों और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इनको नोबेल प्राइज़ मिला है एक कैंची के लिए, ठीक है, सीज़र बनाने के लिए। अब वो सीज़र क्या है? वो सीज़र कोई नॉर्मल मामूली सीज़र नहीं है जो आप घर में यूज़ करते हो कपड़े काटने के लिए। वो सीज़र एक बायोलॉजिकल सीज़र है। ठीक है, एक तरह का प्रोटीन है। इससे क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, और डीएनए ही सब कुछ डिसाइड करता है आप में और एक हॉर्स में या एक लायन में या एक माउस में या एक प्लांट में। जो डिफरेंस है वो डीएनए का है। अगर डीएनए चेंज कर दो तो आदमी चेंज हो जाता है। ठीक है, मेरी आंखें काली हैं, क्यों है? क्योंकि मेरा डीएनए ऐसा है। किसी की आंखें नीली है, क्यों है? उसका डीएनए ऐसा है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, सब डीएनए का गेम है। तो अगर हम डीएनए को चेंज कर दें, ठीक है, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो जो आउटकम है वो चेंज हो जाएगा। डीएनए आपका एक सॉफ्टवेयर है, एक तरीके से समझ लो, बॉडी का सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर को चेंज कर दोगे तो जो आउटपुट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 2012 में इन्होंने एक ऐसी कैंची को डिस्कवर किया था जो मॉलिक्यूलर सीजर है। ठीक है, जिससे हम डीएनए को अपने चेंज कर सकते हैं कहीं से भी। उस डीएनए को, डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। लंबी सी समझ लो, एक पूरी सीढ़ी है। सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, एक लंबी सी सीढ़ी है। तो कहीं से भी हम उसको काट सकते हैं, कुछ नया उसमें डीएनए लगा सकते हैं, पुराना डीएनए हटा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं डीएनए में। तो अगर हम डीएनए से छेड़छाड़ करते हैं तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि हम लगभग बहुत हद तक ह्यूमन लाइफ पे कंट्रोल पा रहे हैं। ठीक है, तो जेनिफर डोडना ने अपनी एक और फीमेल साइंटिस्ट थी इनके साथ, उनका नाम था एमिनल शार्पेंटर। ये फ्रांस की थी। ठीक है, इनके साथ मिलके इस बायोलॉजिकल सीजर का इन्वेंशन किया। 2012 में किया था, 2020 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए। ठीक है, इस पूरी टेक्नोलॉजी को, इस पूरी सीजर को बोलते हैं CRISPR-Cas9। ठीक है, तो CRISPR टेक्नोलॉजी आपने हर जगह सुना होगा, मीडिया में भी काफ़ी फेमस है। तो मैंने मोटा मोटा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया। अभी मैं इसके बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा, बट आप मान के चलिए कि एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है। ठीक है, ये कैसे रेवोल्यूशनरी है इसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। अभी थोड़ा सा मैं आपको लाइफ बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि जो जेनिफर डोडना, इनकी लाइफ कैसी रही। ठीक है, ये पैदा हुई थी हवाई में। हवाई एक आइलैंड है और इनके आसपास ना बहुत अच्छा नेचुरल ब्यूटी थी। पहाड़ थे और बहुत सुंदर सुंदर ग्रास लैंड्स थे, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स थे। ठीक है, एनिमल्स थे, फ्लोरा फोना जिसको बोलते हैं, प्लांट्स एनिमल्स बहुत अच्छे थे। नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी थी जहाँ पे रहती थी। अब उस नेचुरल ब्यूटी की वजह से ना इनके अंदर क्यूरोसिटी जन्मी। ठीक है, कि यार क्या है ये लाइफ, मेरे आसपास क्या है। इन्होंने नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू करा। इन्होंने पानी को देखना शुरू करा, सी को देखना शुरू करा, पेड़ों को देखना शुरू करा, आकाश को देखना शुरू करा। इनके अंदर एक नेचुरल क्यूरोसिटी आई कि है क्या ये लाइफ, है क्या ये सब कुछ। इससे इनका इंटरेस्ट बना साइंस के अंदर। फिर खाली यही नहीं, जो इनके फादर थे, इनके फादर ने जब ये 6th क्लास में थी, इनको एक बुक दी, द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स एक्चुअल में डीएनए की बुक थी। तो 6th क्लास में इनको वो बुक दी गई। ठीक है, फिर जब ये 10th क्लास में आई, 10th क्लास में भी इनकी एक टीचर थी, उन्होंने इनको बहुत इंस्पायर किया कि तुम साइंस लो। इनको बहुत ज़्यादा ना एक तरह की प्रेरणा प्रोवाइड करी। ठीक है, कि तुम्हें साइंस लेनी चाहिए, तुम्हारा दिमाग इसमें बहुत अच्छा है साइंस में। तो बचपन से लेके आगे तक जाने तक इनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिले। बहुत बचपन से इनके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि इनका जो साइंस में इंटरेस्ट था ना, वो धीमे धीमे बढ़ता गया। ठीक है, फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अंडर ग्रेजुएट करूँगी बायोकेमिस्ट्री में ये फिर ग्रेजुएशन करने गई। तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इनका मन डावाडोल हो गया। इनको डाउट होने लगा कि यार सच में क्या मैं साइंस के लिए बनी हूँ। इन्होंने सोचा कि मैं साइंस नहीं लेती। इनको फ्रेंच स्टडीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने बोला मैं साइंस छोड़ के फ्रेंच स्टडीज़ में चली जाती हूँ। तो वहाँ पे इनकी टीचर ने बोला, फ्रेंच स्टडीज़ की टीचर ने बोला कि नहीं जेनिफर, तुम जाके साइंस ही परस्यू करो, तुम साइंस के लिए ही बनी हो। इन्होंने टीचर की बात सुनी, साइंस को परस्यू किया, ग्रेजुएशन करी, फिर मास्टर्स करी, फिर पीएचडी करी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है।
खाली हम सोचते हैं टैलेंट सब कुछ नहीं होता, आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपके आसपास एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, इनके टीचर्स, इनके पेरेंट्स ये ऐसे थे जिन्होंने इनको इंस्पायर किया, अगर इनके फादर ने 6th क्लास में इनको बुक ना दी होती ना DNA वाली, तो शायद इनके दिमाग में आइडियाज़ ही नहीं आते। और ये इतनी बड़ी डिस्कवरी करी है, इनकी डिस्कवरी को बायोलॉजी की अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी डिस्कवरी माना गया, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो ये कर ही नहीं पाती कभी अगर इनके फादर इनको इंस्पायर नहीं करते, इनकी टीचर इनको बोलती नहीं, इनका प्रोफेसर इनको बोलता नहीं। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट अगर अच्छा है ना तो एक एवरेज आदमी बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है, ठीक है। अब आगे मैं बताऊं, अगर मैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं, ये इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी साइंस की तरफ कि जो इनकी फर्स्ट मैरिज जब हुई ना, तो जिससे इनकी मैरिज हुई थी, तो जो इनके पार्टनर थे फर्स्ट, जो हस्बैंड थे, वो इतने ज़्यादा क्यूरियस नहीं थे साइंस की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। इनका मतलब माइंड सेट ऐसा था, लाइफ ऐसी थी कि लैब में ही रहना है, सब कुछ लैब में ही करना, पूरा डेडिकेट कर दिया था उन्होंने अपने आप को, ठीक है, साइंस के लिए। तो इससे फिर इनके जो फर्स्ट पार्टनर थे, फर्स्ट हस्बैंड थे, उनके गोल्स अलग थे, इनके गोल्स अलग थे, तो उनका डिवोर्स हो गया। फिर इनकी बाद में शादी हुई, सेकेंड मैरिज हुई, फिर एक सन हुआ, ठीक है। तो आप ये समझो पर्सनल लाइफ में भी ये इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली डेडिकेटेड थी, ठीक है, साइंस की तरफ, कि इनको डिवोर्स तक लेना पड़ गया अपने फर्स्ट हस्बैंड से। तो ये इनकी है जो पर्सनल लाइफ मैंने आपको बताई है। तो मतलब यार घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि इनके लिए ना साइंस बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, इनके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री यही ज़िंदगी थी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनकी लाइफ में। तो खुद भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, खुद भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी। साइड बाय साइड मैंने इनको बोला बचपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे जो इनके पेरेंट्स की गाइडेंस, इनके पेरेंट्स का क्यूरोसिटी को स्पार्क करना, इनका हवाई आइलैंड में रहना, आसपास का नेचर, फिर इनके टीचर्स, इनके प्रोफेसर, सब ने इनको बहुत इंस्पायर किया, ठीक है। पहले तो ये हमने देखा जेनिफर डोडना के बारे में, इनके ऊपर बुक भी आई है, खुद इन्होंने भी एक बुक लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, अ क्रैक इन क्रिएशन, ठीक है। क्रैक इन क्रिएशन इनकी बुक है, ये उन्होंने खुद उसको लिखा है, ऑथर है जेनिफर डोडना। बाकी अभी लेटेस्ट बुक है जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, वो बुक लिखी है स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, उनके बायोग्राफर, ठीक है, इसैक्सन। तो इसैक्सन ने बुक लिखी है द कोड ब्रेकर, ठीक है। तो कोड ब्रेकर मैं पढ़ रहा हूँ, अभी शुरू की मैंने पढ़ी है, बहुत मतलब आई थिंक 20-25 पेज पढ़े हैं, बुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जब पूरी पढ़ लूँगा उसका भी रिव्यू करूँगा। तो वहाँ तो जो अगर और ज़्यादा आप जानना चाहते हो उनके बारे में, तो इनकी लिखी हुई बुक पढ़ लेना। बाकी फिर मैंने जो बताया, जो इनकी अभी बायोग्राफी आई है द कोड ब्रेकर, वो पढ़ना, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो, उनके बारे में आपको और जानने को मिलेगा। तो ये बोला जा रहा है कि जिस लेवल पे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, जिस लेवल पे न्यूटन थे, बायोलॉजी में उसी लेवल पे इनको दर्जा दिया गया है, ठीक है, जेनिफर डोडना को। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, गूगल पे करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, लोग कम जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इनके बारे में जानो। ये एक रेवोल्यूशनरी लेडी हैं, ठीक है, रेवोल्यूशनरी लेडी, ठीक है। और फिर बताऊँ मैं आपको इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग भी क्यों है ये। नोबेल प्राइज़ अभी तक 1901 में नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था, अभी 2020 तक 962 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, 962 लोगों को। 962 लोगों में सिर्फ 57 विमेन को नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, और उन 57 में से ये एक हैं। और इनकी डिस्कवरी इतनी बड़ी मानी गई है, बोला गया है कि बायोलॉजी की पूरी हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है इन्होंने, ठीक है। तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जिसको इन्होंने इन्वेंट किया है। बाकी इनके बारे में चीज़ बताता हूँ आपको, शायद आपको और इंस्पिरेशन मिले साइंस का करियर परस्यू करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि लोग ना साइंस से बहुत घबराते हैं और साइंस में लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता। मैं चाहता हूँ यार साइंस में, टेक्नोलॉजी में आप सबका इंटरेस्ट बने। साइंस ही एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। तो साइंस में इंटरेस्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो मैं वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि साइंस में क्यूरोसिटी आए। तो देखो, जेनिफर डोडना को यकीन नहीं था जब इनको फर्स्ट टाइम कॉल आया ना कि यार आपको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, आपको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। तो पता है इनका क्या रिएक्शन था? इन्होंने बोला है, इनकी खुद के सेंटेंसेज हैं, जो इनकी बायोग्राफी है उसमें पढ़ रहा था मैं। इन्होंने बोला है कि मैं तो यार हवाई के आइलैंड में पली बड़ी थी, मुझे तो कभी यकीन ही नहीं था। मतलब मैं तो शायद कितने भी सपने देख लूँ, मैं कभी ये सोच ही नहीं सकती थी, दूर से दूर के सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। कह रही मैं तो पूरी तरह शॉक्ड हूँ, ठीक है। तो आप सोच सकते हो, मतलब ऐसा नहीं था कि बचपन से इनका कोई ख्वाब था नोबेल प्राइज़ जीतना है, लेकिन इनका हार्डवर्क, इनका कमिटमेंट, इनकी विल पावर और ऑब्वियसली इनका एनवायरनमेंट, सब ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया और आज ये नोबेल प्राइज़ में केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2020 में क्रिस्पर के लिए। तो इतना बड़ा इन्होंने डिस्कवरी कर दी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जिन्होंने
बायोलॉजिकल सीजर बनाई CRISPR-Cas9, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये टेक्नोलॉजी? CRISPR की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इसने बायोलॉजी की फील्ड को, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है? यार देखो, बहुत सारी, मैंने बोला ना, अगर हम DNA चेंज कर दें हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी क्या होता है, जेनेटिक डिसीजेज होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। नॉर्मल जो RBC होता है, हमारा रेड ब्लड सेल, ठीक है, उसका शेप होता है राउंड। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, वो जो शेप ना उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसा बन जाता है आधे चांद जैसा। नॉर्मल राउंड RBC की जगह आधे चांद जैसा बन जाता है। तो ये जो RBC है ना, नॉर्मली बहुत फ्लेक्सिबल होता है, छोटी छोटी आर्टरीज में कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन जब सिकल सेल हो जाता है तो ये जो RBC है ये आगे जा नहीं पाते ब्लड वेसल्स में, वहाँ पे जाके ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसीज़ है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लमेटिक डिसीज़ है। तो इसका इलाज हो सकता है CRISPR से। फिर कैंसर भी एक जेनेटिक डिसीज़ है, कैंसर का इलाज हो सकता है, ठीक है, CRISPR से आने वाले टाइम में। ठीक है, फिर हेरिडिटी ब्लाइंडनेस होती है, हेरिडिटी ब्लाइंडनेस का इलाज हो सकता है। बहुत सारी मेडिसिन में तो उसके आप समझ लो इनफाइनाइट यूज़ है, इनफाइनाइट यूज़। अभी तो इतने यूज़ है कि वी हैव जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग, समझ रहे हो? बहुत हल्का सा सिर्फ टच करा है हमने, जितने इसके यूज़ है ना, इनफाइनाइट यूज़ है, हमने सिर्फ टच करा है इसको। तो इतनी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है, ऐसी थोड़ा नोबेल प्राइज़ मिल जाता है। ठीक है, तो मेडिसिन में, जेनेटिक डिसीज़ के कॉजेज़ में, ठीक है, हम कुछ भी करके कुछ भी कर सकते हैं यार। ठीक है, एक तरीके से हमारे पास समझ लो गॉड लाइक पावर्स हैं, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, अभी ह्यूमंस पे जो उसके ट्रायल्स हैं बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग की स्टेज में है। ठीक है, ऐसे अलाउड नहीं, क्योंकि एथिकल इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। एथिकल इश्यूज कैसे होते हैं, देखो, हम फिर कैसे भी इंसान को बना सकते हैं। ठीक है, हम सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, सुपर ह्यूमन एथलीट्स बना सकते हैं। जैसे कि क्या होगा कि अभी मान लीजिए वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनर है उसेन बोल्ट, 9.59 सेकंड्स है 100 मीटर का उसका। अब आपने कुछ DNA चेंज कर दिया, आप सुपर ह्यूमन एथलीट्स बना सकते हो। मान लो आदमी भाग रहा है 5 सेकंड में भाग गया 100 मीटर, तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। ठीक है, खाली यही नहीं, आप सुपर ह्यूमन एथलीट्स बना सकते हो, आप सुपर ह्यूमन सोल्जर्स भी बना सकते हो कि एक आदमी है वो 500 600 किलो उठा रहा है। ठीक है, वो थक ही नहीं रहा, वो तो भागा ही जा रहा है। तो उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। लेकिन हर चीज़ के जिसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में पड़ गई तो फिर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना, अगर किन्हीं रॉन्ग हाथों में पड़ जाती है, किसी क्रिमिनल माइंडसेट के आदमी के हाथों में पड़ जाती है, किसी टेररिस्ट टाइप के माइंडसेट के हाथों में पड़ जाती है, तो वो तो उसको बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर सकता है और फिर वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन उठ के आता है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते जाएंगे, मान लो आपने टेक्नोलॉजी निकाल दी, और जो बहुत रिच लोग हैं, बहुत जो पावरफुल लोग हैं, तो वो तो अपने हिसाब से ट्रेड्स को सिलेक्ट कर लेंगे कि आंखें ऐसी होनी चाहिए, हाइट ऐसी होनी चाहिए, IQ ऐसा होना चाहिए, दिमाग ऐसा होना चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए। तो कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग, ठीक है, जो पावरफुल हैं और जो रिच हैं बहुत, वो तो बेस्ट से बेस्ट बन जाएंगे बॉडीज़ में भी और माइंड में भी। लेकिन जो बाकी तबका है वो उसका क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा यार, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू उठता है, ये एथिकल इशू है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे एथिकल इशूज़ हैं जिस पर क्वेश्चन उठते हैं। 2018 में चाइना में एक साइंटिस्ट ने क्या करा था, पहली बार डिज़ाइनर बेबी बना दिया। डिज़ाइनर बेबी क्या होता है, बेबी को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ठीक है, इस पर भी कॉन्सेप्ट अभी ये नया है। ठीक है, अभी तक ह्यूमंस पे हुआ नहीं था, लेकिन 2018 में चाइना के एक साइंटिस्ट ने क्या करा, ह्यूमन के एम्ब्रियो में, ठीक है, चेंज कर दिया और ऐसे बच्चे बना दिए, ट्विन डॉटर्स थी, कि इनको HIV होगा ही नहीं। ठीक है, HIV वायरस के लिए इनको इम्यून बना दिया। तो इस पर काफ़ी फिर बवाल हुआ। ठीक है, उसको साइंटिस्ट को जेल भी हुई। ठीक है, क्योंकि एथिकली अलाउड नहीं है ह्यूमंस पे ट्रायल, इसका ह्यूमंस पे अलाउड नहीं है। क्योंकि उसका रीजंस क्या मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अभी पीछे वीडियो बता के आया हूँ मैं। तो गाइज देखो, ऑब्वियसली साइंस रुकती नहीं है, साइंस तो आगे बढ़ेगी, बट साइंस का एक तरीका होता है, उसका एक कुछ एथिकल गाइडलाइंस होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं साइंस की भी। ठीक है, क्योंकि साइंस बहुत पावरफुल है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो मिसयूज़ हो जाए तो बहुत हैवी डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकती है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर क्या है, न्यूक्लियर पावर अगर ठीक से यूज़ किया है तो लाइट बनाती है, मेडिसिन में यूज़ होती है, बट डिस्ट्रक्शन करने पे आ जाए न्यूक्लियर पावर तो आप जानते हो हिरोशिमा नागासाकी पे क्या हुआ था। तो हमें साइंस को रोकना नहीं है, बट उसको केयरफुल तरीके से, प्लान्ड तरीके से, ठीक है, एक सही हाथों में, हमें ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा सही हाथों में रहे। ठीक है, तो ये था वीडियो, मैंने एक इंस्पायरिंग वीडियो बनाया ताकि आपको भी इससे काफ़ी नॉलेज बने कि रिसेंट साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और जेनिफर डोडना के बारे में आप पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, स्पेशली विमेन को। ठीक है, क्योंकि विमेन ज़्यादातर मैं देखा है साइंस की फील्ड्स में
ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, तो अगर आप विमेन है उसको देख रहे हो तो आपके लिए जेनिफर डोडना बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती हैं, और आपका भी एक स्पार्क, एक आपको एक स्टिमुलेशन मिल सकता है साइंस रिलेटेड फील्ड्स के लिए। तो भाई दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या इसके फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।